अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। प्री पार्टीशन के आज के टॉपिक में हम बात करेंगे एवोल्यूशन ऑफ मुस्लिम सोसाइटी इन सब कॉन्टिनेंट। किस तरह से एक प्रॉपर मुस्लिम सोसाइटी जो है वो सब कॉन्टिनेंट में इवॉल्व होती है डिफरेंट स्टेजेस के थ्रू, उस पे आज डिटेल्ड डिस्कशन करेंगे। पहला हमारा जो लेक्चर था उसमें हमने ब्रीफली बात की थी कि अराइवल ऑफ इस्लाम कैसे हुआ सब कॉन्टिनेंट पे। सेकेंड लेक्चर में हमने जो है इसी एवोल्यूशन ऑफ मुस्लिम सोसाइटी की एक ब्रीफ टाइमलाइन जो है वो डिस्कस की थी। आज हम उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब कुछ स्टूडेंट्स का था कि वहाँ पे हमने जो है डायनेस्टीज़ जो थी उनके जो इम्पोर्टेंट रूलर्स थे उनकी सर्विसेज पे बात नहीं की, और फिर किस तरह से हर एक टेन्योर में डेवलपमेंट्स हुई। तो आज के लेक्चर में हम उन चीज़ों पे जो है वो डिस्कशन करेंगे। और टाइमलाइन वही रहेगी जो प्रीवियस हमने डिस्कस की थी, बस उसको थोड़ा सा डिटेल्ड वे में जो है वो बात करेंगे उसके ऊपर। स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से कि मुस्लिम सोसाइटी जो है वो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में उसकी इनिशिएशन कब हुई थी, जब 712 में मोहम्मद बिन कासिम जो है वो यहाँ पे एंटर हुए थे। और मुस्लिम्स का जो रूल है वो तकरीबन 1000 साल तक जो है वो जारी रहा। और इस पूरे 1000 ईयर्स में किस तरह से जो है डायनेस्टीज़ बनी, हर डायनेस्टीज़ के जो इम्पोर्टेंट रूलर्स थे उनकी जो है वो क्या क्या इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट्स रहीं। अब फिर हुआ क्या कि यहाँ पे डिफरेंट रिलीजियस मूवमेंट्स, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम्स, कल्चरल एक्सचेंजेस जो है वो हुए, क्योंकि जैसे ही मोहम्मद बिन कासिम 712 में आते हैं तो फिर उसके बाद डिफरेंट जो हमारे पास गवर्नर्स वगैरह या फिर रूलर्स वगैरह जो अपॉइंट किए जाते रहे अब्बासिड कैलिफ की जानिब से, और फिर उन रीजन से जहाँ पे मुस्लिम्स रहते थे, यानी कि वो मिडल ईस्ट हो गया हमारे पास, हमारे नेबरिंग कंट्रीज सेंट्रल एशियन जो है वहाँ से हो गए, बहुत सारे सूफीज़ जो थे वो यहाँ पे आए। उनकी इन्फ्लुएंस की वजह से जो है फिर यहाँ पे प्रॉपर मुस्लिम सोसाइटी जो है वो डेवलप होती है। आम लोगों में इस्लाम की तबलीग जो है वो होती है, और बहुत सारे हिंदूज़ जो हैं फिर वो मुस्लिम्स बनते हैं, ठीक है, इस्लाम कबूल करते हैं। अब ये स्टार्ट तो हमने बात की थी ना पहले लेक्चर में कि अरब ट्रेडर्स जो थे वो आते थे, जो कोस्टल रीजन्स थे ना वहाँ पे ट्रेडर्स पहुँच चुके थे, ठीक है। तो उस रीजन में इस्लाम थोड़ा थोड़ा जो है वो पहुँच चुका था, लेकिन बाकायदा इसका अराइवल जो है वो 712 में ही कंसिडर किया जाता है। अभी हमारे पास एक डिटेल टाइमलाइन है जिसमें हम कंप्लीट प्रोसीजर डिस्कस करेंगे कि मुस्लिम सोसाइटी जो है वो सब कॉन्टिनेंट में किस तरह से इवॉल्व हुई। सबसे पहले जो है वो स्टार्ट होता है 711 से लेके 714 तक। 711 में जो है मार्च जो है जो स्टार्ट होती है, एक्सपेडिशन स्टार्ट होती है मोहम्मद बिन कासिम की, और फिर 712 में फाइनली जो है वो एंटर होते हैं सिंध के थ्रू सब कॉन्टिनेंट में। और उनकी जो है फिर उनकी मार्च जो है वो डिफरेंट रीजन्स तक जारी रहती है। वो कहाँ तक पहुँचे? मुल्तान तक। फिर उनको जो है वो वापस बुला लिया गया। तो इस तरह से इस्लामिक एडमिनिस्ट्रेशन, जस्टिस सिस्टम, रिलीजियस टॉलरेंस, ये सारे जो प्रिंसिपल्स थे ना वो सिंध में मुतारिफ़ करवाए, क्योंकि मोहम्मद बिन कासिम को वापस भले बुला लिया गया था लेकिन बाकी वो अपने वहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव्स छोड़ के आए थे जो वहाँ पे अपने एडमिनिस्ट्रेशन के सिस्टम को देख रहे थे। और जो इनजस्टिस था सिंध वहाँ पे सब कॉन्टिनेंट में सिंध के रीजन में उसको ख़त्म किया जा रहा था। इस्लाम के जो प्रिंसिपल्स हैं, जस्टिस है, इक्वालिटी है, रिलीजियस टॉलरेंस है, उसके अकॉर्डिंग जो है वो वहाँ पे सोसाइटीज़ को बिल्ड किया जा रहा था। फिर उसके बाद 750 से 1000 ये पूरे टेन्योर में जो अब्बासिड और उमैया कैलिफ थी, इनकी जानिब से जो है वो डिफरेंट रिप्रेजेंटेटिव्स, डिफरेंट रूलर्स जो हैं वो यहाँ पे भेजे गए, जिन्होंने इस्लाम की तबलीग और ट्रेड रिलेशंस जो हैं वो यहाँ के लोगों के साथ बिल्ड किए। यहाँ की औरतें जो मुसलमान थी उनके साथ शादियाँ की। तो फिर कल्चर जो है वो यहाँ पे आया, अरब कल्चर जो है, इस्लामिक कल्चर जो है वो यहाँ पे बिल्ड हुआ। उसके बाद हमारे पास डिफरेंट इन्वेजन्स आती हैं जो कि स्पेशली सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स की जानिब से, वहाँ से जो कंट्रीज़ थे वहाँ से हुई। सबसे पहले है इन्वेजन ऑफ महमूद गज़नवी। अब महमूद गज़नवी का इन्वेजन क्या था उसके बारे में मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में डिटेल्ड हिस्ट्री बताई थी। सुबुक्तगीन वाला जो इंसिडेंट था, राजा जयपाल जो है उसने अटैक किया था। अब जो महमूद गज़नवी है ना उसके बारे में कहा जाता है उसने 17 रेड्स किए, 17 हमले किए थे। और उसके बारे में ये भी कहा जाता है कि उसके ये अटैक्स बेसिकली जो थे ना
वो हिंदुओं की जो वेल्थ थी उनको प्लंडर करना, उसको जो है वो लेना था। लेकिन ऐसा नहीं था, उसने सोमनाथ का मंदिर जो है उसको डिमोलिश किया, उसको डिस्ट्रॉय किया और वहाँ से जो है फिर एक गेटवे बना दिया कि मुस्लिम्स जो मुख्तलिफ़ रीजन से थे ना वो वहाँ पे आए, ठीक है। और वहाँ पे जो है इस्लामिक सोसाइटी बनना शुरू हुई, वहाँ पे इस्लाम की तबलीग जो है वो स्टार्ट हुई। उसके बाद हमारे पास गौरी डायनेस्टी आती है, जिसमें शहाबुद्दीन गौरी जो है उसने क्या किया कि बैटल ऑफ टिरेन जो है वो पृथ्वीराज के साथ लड़ी। सेकंड बैटल ऑफ टिरेन में उसने पृथ्वीराज को शिकस्त दी और फिर नॉर्थर्न इंडिया वाला जो रीजन था वहाँ पे इस्लाम को जो है वो प्रिवेल किया और मुस्लिम रूल जो है वो वहाँ पे इस्टेब्लिश किया। अब शहाबुद्दीन गौरी के बारे में भी मैंने आपको बताया था कि वो जो है उसकी जब डेथ हो जाती है तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो कि उसका ग़ुलाम था, स्लेव था, वो अब यहाँ पे फर्स्ट जो है वो सल्तनत बिल्ड करता है और यहाँ पे रूल जो है इस्टेब्लिश करता है स्लेव डायनेस्टी के नाम से 1206 से। और वहाँ पे जो है उसने कुतुब मीनार बनाया, मुख्तलिफ़ मसाजिद वगैरह भी बिल्ड की और दिल्ली सल्तनत की जो बुनियाद है वो यहीं से रखी जाती है, ठीक है। सल्तनत दिल्ली कब इस्टेब्लिश हुई आपसे वो पूछे तो आपने लिखना है 1206 में। और किसने बिल्ड की? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। पहली डायनेस्टी कौन सी थी? स्लेव डायनेस्टी, जिसको ममलूक डायनेस्टी भी कहा जाता है। अब स्लेव डायनेस्टी के ही एक इम्पॉर्टेंट रूलर है इल्तुतमिश, शमसुद्दीन अल्तुतमिश। अब शमसुद्दीन अल्तुतमिश जो है ना ये भी बहुत ज़्यादा इन्होंने यहाँ पे सिस्टम्स जो है इम्प्रूव किए। अब्बासिड कैलिफ जो है उन्होंने इसको रिकग्नाइज़ किया एज रूलर। और फिर हमारे पास जो है इक़्तिदारी सिस्टम इन्होंने डेवलप किया, एडमिनिस्ट्रेशन के सिस्टम को इम्प्रूव किया। और रज़िया सुल्ताना जो शमसुद्दीन अल्तुतमिश की बेटी थी, रज़िया सुल्ताना जो है पूरी अब सब कॉन्टिनेंट की हिस्ट्री उठा के देख लें तो फर्स्ट और ओनली फीमेल रूलर हमें मिलती हैं इंडिया में, ठीक है, हिस्ट्री में। और जिन्होंने जेंडर नॉर्म्स जो थी उसको चैलेंज किया, लेकिन इनको ना अपने सिस्टम की वजह से बहुत ज़्यादा जो है वो चैलेंजेस का सामना करना पड़े। जो हमारे पास खलीफा थे ना यहाँ पे अब्बासिड कैलिफ, वो इस चीज़ को बहुत ज़्यादा मतलब एक नेगेटिव समझ रहे थे कि एक औरत जो है वो अब हुकूमत करेगी। तो इसलिए फिर उनको जो है वो ज़्यादा देर तक उनका रूल सर्वाइव भी नहीं कर सका था और उनको फिर जो है वो उनका मर्डर कर दिया जाता है। जस्ट 1236 में वो रूल संभालती हैं, 1240 पे डिफरेंट एलिगेशंस लगा के जो है उनका रूल ये ख़त्म कर दिया जाता है। फिर उसके बाद हमारे पास जो है खिलजी डायनेस्टी इस्टेब्लिश होती है, उसमें अलाउद्दीन खिलजी जो हैं उनकी सर्विसेज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं कि उन्होंने मार्केट रिफॉर्म्स की, प्राइस कंट्रोल के लिए जो है वो सिस्टम बनाया कि मार्केट में जो चीज़ों की कमोडिटीज़ जो हैं बेसिक उनके प्राइस को किस तरह से मैनेज करना है, कंट्रोल करना है। आप करंटली देखिए हमारी ब्यूरोक्रेसी जो है वो यही काम करती है, प्राइस कंट्रोल, मार्केट कंट्रोल जो होता है। तो वहाँ पे उन्होंने 13 सेंचुरी में जो है ये चीज़ें, 14 सेंचुरी में ये चीज़ें जो हैं वो इंट्रोड्यूस करवाई थी। और फिर अपनी मिलिट्री को जो है वो प्रॉपर्ली उन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया और डिफरेंट रीजन्स जो थे वो कनकर किए और एक्सपैंड किया मुस्लिम रूल को। उसके बाद हमारे पास जो है मोहम्मद बिन तगलक डायनेस्टी जो है वो यहाँ पे इस्टेब्लिश होती है। तगलक डायनेस्टी में जो कैपिटल है उसको शिफ्ट किया जाता है, दौलताबाद जो है उस रीजन को कैपिटल बना दिया जाता है और करेंसी, टोकन करेंसी जो है वो स्टार्ट की जाती है। एडमिनिस्ट्रेशन जो है उसको इम्प्रूव किया जाता है। फिर फ़िरोज़ शाह तगलक जो कि तगलक डायनेस्टी से ही बिलोंग करते थे, उनकी पॉलिसीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं कि उन्होंने वेलफेयर पॉलिसीज़ बनाई कि सोशल वेलफेयर के लिए जो है कुछ इनिशिएटिव्स लिए जाने चाहिए और कैनाल्स की कंस्ट्रक्शन, ठीक है, क्योंकि एग्रीकल्चर जो है एग्रीकल्चर के पर्सपेक्टिव से सब कॉन्टिनेंट के कुछ रीजन्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा फर्टाइल थे। तो वहाँ पे एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन को इम्प्रूव करने के लिए कैनाल सिस्टम बनाया गया। फिर मुख्तलिफ़ मदरसास बनाए गए ताकि जो लोग हैं उनको तालीम दी जा सके, मजहबी तालीम, दुनियावी तालीम जो है वो उनको सिखाई जा सके। फिर हमारे पास तगलक डायनेस्टी में ही तैमूर इन्वेजन होता है। तैमूर लैंड जो है वो इन्वेड करता है, दिल्ली को प्लंडर किया जाता है, बहुत ज़्यादा यहाँ पे जो है वो पैसा वगैरह चुरा के गया था और मैसिव लॉस होता है लाइफ का। मिलियंस ऑफ पीपल जो है कहा जाता है कि इसमें इन्वेजन में जो है उनको मार दिया गया था और दिल्ली सल्तनत को उसने एक तरफ से जो है वो डिस्टेबलाइज़ कर दिया था।
फिर उसके बाद जैसे ही तैमूर यहाँ से वापस जाता है, वो अपने कुछ रिप्रेजेंटेटिव्स जो है वो यहाँ पे छोड़ जाता है, जिसमें से एक हमारे पास खिज़र था, ठीक है। अब वही खिज़र जो है, खिज़र ख़ान क्या करता है, सैयद डायनेस्टी इस्टेब्लिश करता है। सैयद डायनेस्टी के जितने भी रूलर्स थे वो इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं थे, इसलिए उसका रूल जो है वो ज़्यादा देर सर्वाइव नहीं कर सका। जस्ट 1414 से 1451 में जो है डिफरेंट रूलर्स आते हैं सैयद डायनेस्टी के और चले जाते हैं। रीजन बहुत ज़्यादा फ्रेगमेंटेड हो गया था। फिर इसीलिए यहाँ पे जो है लोधी डायनेस्टी आती है। बहलूल लोधी जो है वो एक स्ट्रॉन्ग रूल जो है वो यहाँ पे इस्टेब्लिश करता है। और फिर हमारे पास यहाँ पे फर्स्ट 2 रूलर्स जो थे वो तो अच्छे रहे लोधी डायनेस्टी के, लेकिन जो लास्ट रूलर था ना, यहाँ पे आता है इस्कंदर लोधी, वो वीक रूलर था, ठीक है। अब उसी वीक रूलर की वजह से यहाँ पे जो बाबर है, ठीक है, ज़हीरुद्दीन बाबर, उसको बुलाया जाता है। उसको ना जो इस्कंदर लोधी के कुछ लोग थे, उसकी हुकूमत के ही कुछ लोग थे और यहाँ तक कहा जाता है कि उसके कुछ रिलेटिव्स थे, वो इस्कंदर लोधी को ना हटाना चाहते थे, लेकिन उसको हटाने के लिए उनके पास इतनी पावर थी नहीं, तो उन्होंने सेंट्रल एशिया से ना ज़हीरुद्दीन बाबर को बुलाया। ज़हीरुद्दीन बाबर की उन दौर में जो है ना फतूहात बहुत ज़्यादा मशहूर थी कि ये बंदा जो है बड़ा बहादुर है, मुख्तलिफ रीजन्स को फ़तह कर रहा है। तो बस इसीलिए उन्होंने जो है ना ज़हीरुद्दीन बाबर को बुलाया। उनका प्लान ये था कि ज़हीरुद्दीन बाबर को बुलाएंगे, इस्कंदर लोधी की हुकूमत ख़त्म कराएंगे, उसको वापस भेज देंगे और ख़ुद कंट्रोल करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ज़हीरुद्दीन बाबर उनके कहने पे आ तो गया, लेकिन उसने जब इस रीजन को फ़तह किया, उसने इस्कंदर लोधी की हुकूमत ख़त्म की, तो वो अपनी यहाँ पे एम्पायर उसने इस्टेब्लिश कर ली, मुग़ल एम्पायर के नाम से, ठीक है। फिर इब्राहिम ज़हीरुद्दीन बाबर को भी निकालने के लिए लोगों ने जो है जंग लड़ी, जिन्होंने इनको बुलाया था, लेकिन वो जंग ख़ुद भी हार गए और ज़हीरुद्दीन बाबर जो है वो अपना इस कंट्रोल इस रीजन में इस्टेब्लिश करने में कामयाब हो गया और यहाँ से जो है सल्तनत दिल्ली का ख़ात्मा होता है। अब वो MCQs मैंने आपको लास्ट टाइम भी मेंशन किया था, याद रखिएगा। 1206 में सल्तनत दिल्ली इस्टेब्लिश होती है, 1526 में ये ख़त्म होती है। अब वो MCQs भी पूछ सकता है 1526 में कब ख़त्म हुई, जब वॉर हुई, फ़र्स्ट बैटल ऑफ पानीपत 1526 में। अब 3 जंगें थी पानीपत की, तीनों की डेट्स याद रखिएगा, वो तीनों की डेट्स पूछता है, ये MCQs के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहली पानीपत की जंग किसके दरमियान हुई? एक तरफ लोधी डायनेस्टी का लास्ट रूलर इस्कंदर लोधी था और दूसरी तरफ मुग़ल एम्पायर का पहला रूलर ज़हीरुद्दीन बाबर था, इन दोनों के दरमियान। और फ़तह किसको हुई? ज़हीरुद्दीन बाबर को, और उसने फिर जो है इस्कंदर लोधी को हरा कर यहाँ पे सल्तनत दिल्ली का ख़ात्मा किया और मुग़ल एम्पायर इस्टेब्लिश की। अब मुग़ल एम्पायर जब इस्टेब्लिश हो गई तो यहाँ पे जो है फिर सेंट्रल एशियन मिलिट्री टेक्निक्स जो थी ना वो अपनाई गई, क्योंकि जो यहाँ पे सल्तनत दिल्ली के लोग थे उनमें इतनी ज़्यादा स्ट्रेंथ नहीं थी उनके मिलिट्री पावर, और ज़हीरुद्दीन बाबर के पास मॉडर्न टेक्निक्स थी उस दौर के हवाले से। फिर उसने यहाँ के मिलिट्री को जो है वो स्ट्रेंथन किया और कल्चरल फाउंडेशंस जो हैं वो इसकी इस्टेब्लिश की कि सेंट्रल एशिया से वो आया था, वहाँ का कल्चर जो है वो यहाँ पे मिक्स होता है, साथ में पर्शियन बहुत सारे रूलर्स यहाँ पे आए। तो हम देखते हैं कि मुग़ल एम्पायर की फिर जो आगे लैंग्वेज थी ना वो भी क्या थी, जो यहाँ पे कहा जाता है स्टेट लैंग्वेज या फिर जो ऑफिस वर्क के लिए यूज़ होती है, तो वो पर्शियन थी। उसके बाद सेकंड रूलर आता है मुग़ल एम्पायर जो है बाबर, उसकी जब डेथ होती है, फिर उसके बाद हमारे पास जो है हुमायूं जो है वो रूल करता है, लेकिन हुमायूं का रूल जो है ना वो यहाँ पे 1530 से लेके 1540 तक रहता है, लेकिन फिर शेर शाह सूरी जो है ना वो इससे हुकूमत छीन लेता है, ठीक है। अब शेर शाह सूरी जो है 1540 से लेके 1555 तक, ये 15 साल तक ना शेर शाह सूरी की जो है वो डायनेस्टी रहती है। उसमें डायनेस्टी इतनी थी, रूलर उसमें डिफरेंट आए, लेकिन शेर शाह सूरी का जो टेन्योर था ना वो 5 साल रहा, 1540 से 45 तक। अब उसने क्या किया, उसने बड़े एफिशिएंटली जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन की, और मैंने आपके सामने GTR जो है GT रोड जिसको कहा जाता है, ग्रैंड ट्रंक रोड, ये भी शेर शाह सूरी ने बनाई थी, ये भी MCQs याद रखिएगा। और स्टैंडर्ड करेंसी जो थी ना वो भी इन्होंने मुतारिफ़ करवाई थी। फिर उसके बाद जो है शेर शाह सूरी डायनेस्टी, शेर शाह सूरी का 5 साल का टेन्योर था। उसके बाद उसके बेटे वगैरह जो थे दूसरे, उन्होंने इस सूरी डायनेस्टी को वो लेके चले, लेकिन वो वीक थे।
और 15 साल ये डायनेस्टी जो है वो रहती है। तो 1555 में दोबारा हुमायूं जो है वो क्या करता है, सूरी डायनेस्टी को ख़त्म करता है और दोबारा से कंट्रोल संभालता है। तो यहाँ से मुग़ल एम्पायर का रीस्टोर हो जाता है। और फिर हुमायूं जो है वो सिर्फ 1 साल सरवाइव कर सका और 1556 में उसकी डेथ हो जाती है। फिर उसका बेटा जो था ना अकबर, वो यहाँ पे एम्पायर जो है वो बनता है। उसने जो है वो बहुत सारी पॉलिसीज़ यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवाई। अकबर जो है वो उस नेगेटिव चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा फेमस हुआ, क्योंकि उसने ना दीन इलाही मुतारिफ़ करवाया था अपने दौर में। और दीन इलाही क्या था, ये अमेलगमेशन थी डिफरेंट रिलीजन्स की जो कि इस्लाम में की गई थी। इस्लाम की जो ओरिजिनल टीचिंग्स थी ना, उनको डिस्टॉर्ट करने की जो है वो कोशिश की गई थी। और इसका बेसिक पर्पस यही था कि मुख्तलिफ रिलीजन के जो लोग हैं उनको अकोमोडेट करना और उनकी फ़ेवर लेना। ठीक है, ये फ़ेवर लेना चाहता था, जस्ट इसलिए इसने ये काम किया। अब इसने और देखें क्या काम किया, सुलह कुल, मैंने आपको बताया ना, इसकी एक रिलीजियस टॉलरेंस की पॉलिसी थी। और साथ में उसने ना जिजिया एबॉलिश कर दिया। मैंने जिजिया के बारे में आपको बताया था। जिजिया क्या होता है, ये एक किस्म का ना टैक्स होता है जो नॉन मुस्लिम्स पे करते हैं। अब नॉन मुस्लिम्स किस लिए पे करते हैं जिजिया, कि जब नॉन मुस्लिम इस्लामिक स्टेट में रहते हैं ना, तो मैंने आपको कहा था कि वो उनको मिलिट्री ऑपरेशंस वगैरह में जो है वो इन्वॉल्व नहीं किया जाता, कि जंगें लड़ते हैं मुसलमान तो फिर जो गैर मुसलमान होते हैं ना उसको इन्वॉल्व नहीं किया जाता। तो इन रिटर्न उनको प्रोटेक्शन के लिए ना जो है वो टैक्स देना पड़ता है, जिजिया। ठीक है, वो कहा जाता है। तो प्रोटेक्शन के लिए उनसे टैक्स लिया जाता था। फिर उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट रूलर आते हैं जहांगीर। अब जहांगीर जो है वो अकबर का बेटा था। अब इसके दौर में ना लिटरेचर बहुत ज़्यादा जो है, लिटरेरी सर्विसेज बहुत ज़्यादा इनकी मिलती हैं, पेंटिंग, और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी बहुत ज़्यादा थी यहाँ पे। लेकिन फिर जहांगीर का बेटा आता है शाहजहाँ। अब शाहजहाँ का दौर जो है ना, इसको जो है एक ब्राइट इरा कहा जाता है। प्रॉस्पेरिटी इसमें बहुत ज़्यादा थी शाहजहाँ के दौर में। और पीक ऑफ मुग़ल आर्किटेक्चर जो है वो कहा जाता है कि इसने बहुत ज़्यादा जो है आर्किटेक्चरल बिल्डिंग्स बनाई थी, ताजमहल, शालीमार बाग। जहांगीर जो ऊपर गुजरा इसका बाप, उसने जो है ये जो शेखुपुरा में हिरन मीनार है वो बिल्ड करवाया था। और इसने डिफरेंट जो है हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्ट करवाई थी। फिर हमारे पास जो है शाहजहाँ के 4 बेटे थे। शाहजहाँ के 4 बेटों में एक औरंगज़ेब आलमगीर था। औरंगज़ेब आलमगीर ने क्या किया था, अपने बेटे को भी, अपने बाप को, शाहजहाँ को भी कैद में डाल दिया था, और बाकी जो भाई थे ना उनको भी कत्ल कर दिया था, सिर्फ तख्त के लिए। ठीक है, अब औरंगज़ेब आलमगीर जो है, लेकिन ये रूलर अच्छा बना। अब रूल इसने अच्छे से किया। इसकी रिलीजियस पॉलिसीज़ भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट थी, और जो एमलगमेशन की गई थी ना अकबर के दौर में, उनको तकरीबन इसने ख़त्म करने की कोशिश की थी, सारी जो वो चीज़ें थी। तो उस वजह से फिर इसको ना बहुत ज़्यादा जो है वो रेजिस्टेंस का भी सामना करना पड़ा। मराठा, सिख्स, ये चीज़ें जो हैं, जो डोमेस्टिक डिफरेंट पावर्स थी ना, वो राइज़ करना स्टार्ट हुई। और औरंगज़ेब आलमगीर लास्ट रूलर समझा जाता है जिसमें मुग़ल एम्पायर जो था वो अपने पीक पे था। उसके बाद इसका डाउनफॉल जो है वो स्टार्ट हो जाता है। पोस्ट औरंगज़ेब डिक्लाइन इसको कहा जाता है। और इसमें हमारे पास डिफरेंट जो स्टेट्स थी ना, जैसे हैदराबाद है, स्टेट ऑफ अवध है, बंगाल है। अब इसमें ना हिंदू रिवाइवलिज़म होना शुरू हो गया था, कि हिंदू जो थे ना वो मेजॉरिटी में, वो पावर में आ रहे थे। ठीक है, अब स्टेट ऑफ अवध के बारे में मैं आपको बताऊं, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेट थी। इससे बहुत ज़्यादा रेवेन्यू जो है ना वो जनरेट किया जाता था। इसीलिए हमारे पास जो ब्रिटिशर्स बाद में आए थे ना, उनका भी बहुत ज़्यादा इस पे उनकी आंख थी, कि उनकी नज़र थी इस स्टेट पे कि इसको अपना हम बनाए। और बाद में इन्होंने कब्ज़ा भी कर लिया था स्टेट ऑफ अवध पे। अब यहाँ पे देखें, पोस्ट औरंगज़ेब डिक्लाइन स्टार्ट हो गया, और डिफरेंट जो हमारे पास रीजनल पावर्स हैं वो राइज़ कर रही हैं। फॉरेन एक्टर्स जो हैं वो यहाँ पे प्लान कर रहे हैं मुग़ल एम्पायर पर अटैक करने के लिए। तो इन्वेजन्स होती हैं, नादिर शाह इन्वेड करता है, उसके बाद अहमद शाह अब्दाली वो इन्वेड करता है, जिसमें अच्छा ये नादिर शाह अब्दाली जो है ना, उसको तो ख़ुद बुलाया गया था ताकि वो मुसलमानों की अच्छा मुग़ल एम्पायर ने नहीं बुलाया था, दूसरे यहाँ पे एक रिफॉर्मर आएंगे, उनके बारे में हम पढ़ेंगे भी। तो उन्होंने इनको बुलाया था ताकि मराठास जो हैं उनको क्रश किया जा सके, उनको डिफ़ीट किया जा सके। तो यहाँ पे 3rd बैटल ऑफ पानीपत हुई थी, ये भी याद रखिएगा। और ये मुस्लिम्स और ये अहमद शाह अब्दाली और मराठास के दरमियान हुई थी। अब
पहली भी पानीपत की जंग मैंने आपको बता दी, तीसरी भी बता दी, तो दूसरी कब हुई? दूसरी अकबर बादशाह के दौर में हुई थी। अब पानीपत की दूसरी जंग हिमू बेकल एक हिंदू था, उसके दरमियान और अकबर के दरमियान हुई थी 1556 में, ठीक है। 1556 में हिमू बेकल और हमारे पास अकबर के दरमियान हुई और अकबर को जो है वो यहाँ पे फ़तह हासिल हुई और यहाँ पे जो है वो मुग़ल एम्पायर का रिवाइवल स्टार्ट होता है। अच्छा, अब ये तीनों याद रखिएगा। फर्स्ट थी पानीपत की जंग 1526 में, सेकंड 1556 में, थर्ड 1761 में। अब देखिए यहाँ पे जो पोस्ट औरंगज़ेब डिक्लाइन है ना, कि औरंगज़ेब आलमगीर की डेथ होती है, बाद में मुग़ल एम्पायर का डिक्लाइन स्टार्ट हो जाता है। अब ये इन्वेजन्स भी हो रही हैं और डिफरेंट वॉर्स भी हो रही हैं। अब बैटल ऑफ प्लासी, अब जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में हमें पता है ना। अब ईस्ट इंडिया कंपनी जो है ना, ये ब्रिटेन की कंपनी थी जो कि तजारत की गर्ज से सब कॉन्टिनेंट में आई थी। अब इसने शुरू में तो तजारत ही की, लेकिन जैसे ही इसने देखा कि मुग़ल एम्पायर जो है वो डिक्लाइन की तरफ जा रही है, तो इसने डिफरेंट रीजन्स को अपने कंट्रोल में लेना शुरू कर दिया। अब ये देखिए वॉर्स के थ्रू जो है वो आहिस्ता आहिस्ता मुख्तलिफ रीजन्स को अपने कंट्रोल में लेगी। 1757 में बैटल ऑफ प्लासी हुई। ईस्ट इंडिया कंपनी ने नवाब ऑफ बंगाल को डिफ़ीट किया और यहाँ पे बंगाल पे अपना कंट्रोल जो है वो संभाल लिया। ये फर्स्ट था जो ब्रिटिश पॉलिटिकल ब्रिटिशर्स का रोल था ना, वो यहाँ पे सामने आया। पहले वो सिर्फ ट्रेडर्स की फॉर्म में यहाँ पे आए थे। 1764 में बैटल ऑफ बक्सर हुई। अब इसमें क्या हुआ कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने स्टेट ऑफ अवध, बंगाल यहाँ पे जो है कंट्रोल करने की कोशिशें की। फिर फॉल ऑफ मैसूर, मैसूर का जो बादशाह था ना टीपू सुल्तान, बहुत फेमस जो है ये मुस्लिम रूलर, 1799 में जो है उस फॉल ऑफ मैसूर भी हो जाता है कि डेथ हो जाती है टीपू सुल्तान की, और उसका जो स्ट्रॉन्ग रूलर था वो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस थी मुस्लिम्स के लिए, और वो रेजिस्ट कर रहा था ब्रिटिशर्स को, लेकिन उसकी भी जो डेथ हो जाती है, फिर उसकी वजह से मैसूर का इलाका भी जो है वो ब्रिटिशर्स के अंडर आ जाता है। 1835 में फिर ना जो रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस करवाना इन्होंने शुरू की थी ब्रिटिशर्स ने, इंग्लिश को यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवाया। मॉडर्न जो वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम था ना, उसको इंट्रोड्यूस करवाया। फिर 1857 में जो है वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुई, क्योंकि जो ब्रिटिशर्स की पॉलिसीज़ थी ना, उसके अगेंस्ट हिंदू और मुस्लिम दोनों ने मिल के रेजिस्टेंस की थी, और ये वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कहलाती है। वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस पे हमारा कंप्लीट लेक्चर है, उस पर हम डिटेल्ड डिस्कशन करेंगे कि वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस क्यों हुई, क्या इंसिडेंट्स हुए, उसके आफ्टर इफ़ेक्ट्स क्या हुए। अब वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के बाद जैसे ही ब्रिटिशर्स को फ़तह हासिल हुई, मुसलमान और हिंदू इसमें हार गए, और हारे क्यों, हिंदुओं की जो है, हिंदुओं ने फिर साथ देना शुरू कर दिया था ब्रिटिशर्स का। 1858 में ब्रिटिश क्राउन रूल जो है वो स्टार्ट हो जाता है। अब ये देखिएगा, ईस्ट इंडिया कंपनी को भी अबॉलिश कर दिया, तो यहाँ से ज़ाहिर होता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो कि तजारत की गर्ज से दाखिल हुई थी 1600 में, उसका बेसिक पर्पस सिर्फ यही था कि यहाँ पे सब कॉन्टिनेंट को अपने कंट्रोल में ले सके, और जैसे ही कंट्रोल में लिया वैसे उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो अबॉलिश कर दी। अब उसके बाद जो है फिर रिवाइवल स्टार्ट होता है, जिसमें डिफरेंट रेनेसेंस की मूवमेंट्स जो हैं वो स्टार्ट होती हैं मुस्लिम रिफॉर्मर्स की तरफ से। दारुल उलूम देवबंद था कि मुसलमान जो हैं उनको जो मॉडर्न एजुकेशन है उसके साथ साथ रिलीजियस एजुकेशन भी दी जाए। फिर उसके अलावा हमारे पास सर सैयद अहमद ख़ान की अलीगढ़ मूवमेंट थी, जिसमें मॉडर्न एजुकेशन दी जा रही थी, और साथ में पॉलिटिकल अवेकनिंग के लिए एक पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म भी बनाया गया था सब कॉन्टिनेंट के लोगों के लिए, ठीक है, जो इंडियंस थे, जिसमें हिंदू और मुसलमान दोनों थे, इंडियन नेशनल कांग्रेस। लेकिन यहाँ से फिर जो है सर सैयद अहमद ख़ान ने मुसलमानों को मना किया था कि आप पॉलिटिक्स में अभी इन्वॉल्व ना हो, अभी आप अपनी एजुकेशन पे काम करें। फिर उसके बाद ऑल इंडिया मुस्लिम लीग बनी, क्योंकि जब पता चला कि ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस जो है वो सिर्फ हिंदुओं के राइट्स के लिए काम कर रही है, तो फिर उस टाइम पे जो है मुसलमानों ने रियलाइज़ किया और अपनी एक सेपरेट पॉलिटिकल पार्टी बनाई, जो कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के नाम से। फिर उन्होंने एक कॉन्स्टिट्यूशनल वे में जो है अपने राइट्स की बात की। अब ये सारी मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म्स जो हैं, ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल वे था जिसमें उन्होंने जो है अपने रिप्रेजेंटेशन की बात की मुसलमानों ने। फिर उसके बाद खिलाफत मूवमेंट आती है। खिलाफत मूवमेंट क्या थी, हमें पता है कि 1914 से लेके 1919 तक ये टेन्योर कौन सा है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का।
फ़र्स्ट वर्ल्ड वॉर में क्या हुआ था कि हमारे पास मुख्तलिफ़ एम्पायर जो थी वो आपस में जंग में थी और यहाँ पे ना डिसइंटीग्रेशन हो जाती है ऑटोमन एम्पायर की, जो सल्तनत उस्मानिया थी। और सल्तनत उस्मानिया की डिसइंटीग्रेशन के बाद यहाँ पे फ्रांस ने और ब्रिटेन ने ना आपस में स्काइस पिकेट और बाल्फोर डिक्लेरेशन की जो ट्रीटीज़ वगैरह थी उसमें उन्होंने ना इसराइली जो थे उनको कहा था कि हम आपके लिए एक सेपरेट स्टेट बनाएंगे पैलेस्टाइन में। तो दूसरी तरफ जो मुसलमान थे ना सब कॉन्टिनेंट के, वो ये चाहते थे कि ऑटोमन एम्पायर जो है वो डिसइंटीग्रेट ना हो, खिलाफत बरकरार रखी जाए। इसीलिए खिलाफत मूवमेंट जो है उन्होंने स्टार्ट की और ये एक यूनाइटेड इनिशिएटिव था जिसमें हिंदू और मुसलमान जो थे उन्होंने यूनाइटेड हो के ये मूवमेंट जो है वो स्टार्ट की थी। फिर अल्लामा इकबाल का खुतबा अल इबाद आता है, वो कहते हैं कि मुसलमानों को अपनी एक सेपरेट स्टेट हासिल करनी चाहिए जिसमें मुसलमान जो है इस्लाम के अकॉर्डिंग अपनी ज़िंदगियाँ जो हैं वो गुजारें। फिर कांग्रेस रूल आता है, मिनिस्ट्रीज़ उनकी आती हैं और इसमें क्लियर हो जाता है मुसलमानों को कि हिंदू और मुसलमान जो हैं वो कोएग्जिस्ट नहीं कर सकते, नहीं रह सकते। अगर मेजॉरिटी में हिंदू हैं और वो रूल करेंगे तो वो माइनॉरिटी यानी कि मुस्लिम्स को कभी भी उनके ड्यू राइट्स जो हैं वो नहीं देंगे। इसलिए फिर जो है एक ही ऑब्जेक्टिव पे काम स्टार्ट हुआ लाहौर रेजोल्यूशन के बाद, और वो पाकिस्तान रेजोल्यूशन थी कि हमें सिर्फ सेपरेट स्टेट चाहिए और कोई भी जो प्रपोज़ल है और कोई भी जो आप हमें देते हैं चीज़, उस पे हम जो है वो उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। हमें एक सेपरेट स्टेट चाहिए पाकिस्तान। कैबिनेट मिशन बुलाया गया, डिफरेंट जो है वो इनिशिएटिव्स लिए गए हिंदुओं की जानिब से, ब्रिटिशर्स की जानिब से, ताकि जो है कोई भी निगोशिएशंस की जा सके और ये सेपरेशन ना हो। लेकिन जो मुस्लिम लीडर्स थे, कायद आज़म थे, बाकी जो लीडर्स थे, उन्होंने कहा कि नहीं, अब सिर्फ एक ही बात होगी और वो है सेपरेशन की। और फिर सेपरेशन हुई, दो स्टेट्स जो हैं वो क्रिएट हुई, एक पाकिस्तान और एक इंडिया। ये मैंने कंप्लीट टाइमलाइन जो है वो आपके साथ डिस्कस कर दी। अब इसकी डिस्कशंस हैं कुछ डिटेल, उसमें अर्ली जो है हमारे पास इस्टेब्लिशमेंट ऑफ मुस्लिम आइडेंटिटी, जो हम पहले भी कई दफ़ा डिस्कस करके आए हैं कि जैसे ही अराइवल ऑफ इस्लाम हुआ तो डिफरेंट रीजन से जो मुस्लिम रूलर्स थे वो आना स्टार्ट हो गए। और फिर हमारे पास जो अर्ली टेन्योर था वहाँ पे मुस्लिम्स जो थी, जो उलमा यहाँ पे आए, उन्होंने लोगों को इस्लाम की तबलीग जो है वो करना स्टार्ट हुई और यहाँ पे मुस्लिम सोसाइटी जो है वो स्टार्ट हुई। और फिर गज़नवी और गौरी पीरियड में डिफरेंट जो रूलर्स यहाँ पे जिन्होंने यहाँ पे इन्वेड किया, अटैक्स किए, उसके बाद भी डिफरेंट जो है वो यहाँ पे आते हैं। अब एक मैं आपके सामने एग्जांपल रखूँगी सूफ़ी की, या आप इस्लामिक स्कॉलर कह लें, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी। अब वो अजमेर के इलाके में आए थे और वो किस दौर में आए थे, वो गौरी पीरियड में आए थे, ठीक है, शहाबुद्दीन गौरी के दौर में। अब वो यहाँ पे आए और सेटल हुए यहाँ पे, और उन्होंने इस्लाम की तबलीग जो है वो स्टार्ट की और उनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने तकरीबन 90 लाख हिंदुओं को जो है वो मुसलमान बनाया। अब कुछ जो हिस्ट्री है वो यही कहते हैं कि ये एक ट्रू फिगर है, ठीक है, उन्होंने वाकई इतनी बड़ी तादाद में हिंदुओं को मुसलमान बनाया था। कुछ कहते हैं कि ये स्टेटिस्टिक्स जो हैं वो एग्जैजरेटेड हैं। नो डाउट उन्होंने हिंदुओं को मुसलमान बनाया था लेकिन इतने ज़्यादा नहीं, ठीक है। तो हम सिर्फ उनकी सर्विसेज पे बात करेंगे कि उन्होंने जो है वो बहुत सारे हिंदुओं को जो है वो हिंदूज़ को मुस्लिम में कन्वर्ट किया था। और ये फोर्सफुल कन्वर्जन नहीं थी, बल्कि ये इस्लाम के प्रिंसिपल्स, उनकी टीचिंग्स की तबलीग करने के बाद जो है ये ऐसा पॉसिबल हुआ था। फिर उसके बाद दिल्ली सल्तनत जब इस्टेब्लिश होती है, उसमें हमारे पास जो डायनेस्टीज़ हैं वो स्लेव डायनेस्टी, खिलजी डायनेस्टी, तगलक डायनेस्टी, सैयद डायनेस्टी और लोधी डायनेस्टी, ये डिफरेंट डायनेस्टीज़ आती हैं। और उनकी रिफॉर्म्स क्या थी वो भी ऊपर मैंने टाइमलाइन में हर रूलर के साथ मेंशन की हैं। सोशल एवोल्यूशन हुई कि जैसे ही मुस्लिम्स यहाँ पे आए, उन्होंने इस्लाम की तबलीग की, मसाजिद बनाई, सोशल इक्वालिटी जो है उसको इंश्योर किया, रिलीजियस टॉलरेंस को इंश्योर किया, पीस और ट्रैंक्विलिटी जो है वो सोसाइटी में प्रिवेल की। जो पहले इनजस्टिस वगैरह था वो ख़त्म होता गया आहिस्ता आहिस्ता। फिर उसके बाद हमारे पास मुग़ल एम्पायर आता है। मुग़ल एम्पायर में हमारे पास जो ये अकबर की रिलीजियस पॉलिसीज़ थी, जो उसने दीन इलाही सुलह कुल की सिस्टम मुतारिफ़ करवाए थे, उसको कितना ज़्यादा उसकी वजह से क्रिटिसिज्म भी हुआ और उस क्रिटिसिज्म को कर्टेल करने के लिए उसने जो फ़ोर्स यूज़ की, वो सारी चीज़ें जो हैं। और फिर उसकी पॉलिसी को ख़त्म करने के लिए हमारे पास पहले रिफॉर्मर जो हैं वो आते हैं, मुजद्दिद अल-अफ़सानी। मुजद्दिद अल-अफ़सानी पे एक सेपरेट लेक्चर है कि उन्होंने किस तरह से अकबर के दीन इलाही को जो है वो काउंटर करने की कोशिश की।
कल्चर यहाँ पे आया डिफरेंट, जहाँ जहाँ से रूलर आते गए वहाँ वहाँ का कल्चर अपने साथ लाते गए। सेंट्रल एशिया का हो गया, हमारे पास अरब का हो गया, उसके अलावा हमारे पास पर्शिया का हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे एक मिक्सचर जो था कल्चर का वो शुरू हो गया। एजुकेशनल ग्रोथ हुई कि स्टार्ट में जो है जैसे मुसलमान आए उन्होंने फ़िक, हदीस, लॉजिक, मेडिसन, ये सारी तालीमात जो हैं वो यहाँ के लोगों को देना शुरू की। डिक्लाइन की बात करें तो डिक्लाइन यहाँ पे जो है स्टार्ट होता है जैसे ही औरंगज़ेब आलमगीर की डेथ होती है। उसके बाद हमने टाइमलाइन में देखा कि किस तरह से मुग़ल एम्परर जो है वो वीक होते जाते हैं, और जब ईस्ट इंडिया कंपनी है वो डिफरेंट रीजन्स को डिफरेंट वॉर्स के थ्रू जो है अपने कंट्रोल में लेती जा रही है। फिर रिवाइवल की बात करें, सर सैयद अहमद ख़ान जो हैं वो एक एजुकेशनल मूवमेंट लेके आए। डिफरेंट रिलीजियस मूवमेंट्स भी आए जिसमें देवबंद स्कूल, नदवतुल उलमा, खिलाफत मूवमेंट, और फिर पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन के लिए जो है यहाँ पे एक प्रॉपर मूवमेंट चली जो कि मुस्लिम लीग, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के फ्लैगशिप के अंदर जो है वो चलती है, और 1947 में फ़ाइनली जो है एक सेपरेट स्टेट बनती है पाकिस्तान, ठीक है। तो ये हमने जो है किस तरह से मुस्लिम सोसाइटी बनी, उसमें किस तरह से डिक्लाइन आया, किस तरह से उसको रिवाइव करने की कोशिश की गई।